हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका सारा जो चाइनीज़ हिस्ट्री था वो कंप्लीट हो चुका है और आपका ये लास्ट टॉपिक चल रहा है चीनी दृश्य चित्रण। देन इसके बाद एक और वीडियो आएगी आपकी जिसमें आपको पगोड़ा के बारे में बताया गया होगा। तो आपका जो भी आपके टाइम पीरियड चल रहे थे शांग से लेकर आपका छिंग काल तक सारा चाइनीज़ कंप्लीट हो चुका है। चीन की कला आपका, अब आपका जैपनीज़ की कला स्टार्ट होगा। तो जो भी चीज़ें आपको चाइनीज़ हिस्ट्री में आपको नहीं समझ में आई हो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं चीनी दृश्य चित्रण के बारे में। इसका एक अलग से क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के पास कि चीनी दृश्य चित्रण के बारे में लिखिए। तो कई बार ये लॉन्ग में भी आ जाता है आपका और कई बार आपका शॉर्ट में भी आ जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है ये दृश्य चित्रण का टॉपिक, क्योंकि जो चाइना के लोग थे, चीनी जो आर्टिस्ट थे, उनको लैंड्सकेप बनाने में ज़्यादा सुविधाएं होती थी, ज़्यादा अच्छे से उसको बना पाते थे। वहाँ पे जो ह्यूमन फिगर्स होते थे, ऐसा नहीं है वो बने नहीं हैं, वो बने हैं लेकिन वो कम मात्रा में बने हैं। और आपका जो दृश्य चित्रण है वो अधिकतम बने हैं। बाकी के जो इनके टॉपिक्स होते थे आर्टिस्ट के, जैसे कि उनका ताओवाद हो गया, कन्फ्यूशसवाद हो गया, है ना। बाकी उनकी जो लिपियां हैं वो तो है ही, उनकी चित्रलिपि है ही उसकी, जिसको आप पिक्टोग्राफ भी कह सकते हो, चीनी चित्रलिपि। तो वो अपने ग्रंथों के साथ, अपने पोथियों के साथ भी चित्रण करते थे। लिखावट में भी उनका एक चित्रकारी ही जो है समावेश होता है। तो अब हम चलिए देखते हैं चीनी दृश्य चित्रण के बारे में। तो चीन वासियों के प्राकृतिक शक्तियाँ के प्रति सम्मान के आधार पर ही चीनी प्राकृतिक दृश्य चित्रण विकसित हुआ है। इसके सिद्धांत ताओ की अवधारणा में निहित हैं। तो जो चीन वासी थे वो क्या करते थे, जो उनको प्रकृति की तरफ से शक्तियाँ मिली थी। आप लोगों को जब आपका स्टार्ट हुआ था, जब आपको मैंने फांकू के बारे में बताया था, तभी आपको बताया था कि ये प्राकृतिक जो चीज़ें मिली हुई हैं प्रकृति की तरफ से, उनको कैसे सिम्बलाइज करते थे वो रेखाओं द्वारा, तीन तीन रेखाओं द्वारा। तो यही कह रहे हैं कि जो चीन वासी थे वो जो हमें प्रकृति की तरफ से शक्तियाँ मिलती हैं उनका बहुत सम्मान करते थे। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो चीनी दृश्य चित्रण था वो बहुत विकसित हुआ। इसके सिद्धांत ताओ के अवधारणा में निहित हैं। तो जो चीज़ें इनको ताओवाद से मिली वही सिद्धांत को अपना कर इन्होंने चीनी दृश्य चित्रण को भी आगे बढ़ाया। तो ताओवाद के अनुसार ताओ एक ऐसा तत्व है जो पूर्ण किंतु निराकार है। उसकी सत्ता स्वर्ग तथा पृथ्वी से भी पूर्व थी। वह सर्वव्यापी तथा किसी पर आधारित नहीं है और अनाश्वर है। तो देखिए, जो ताओवाद है, जिसको लाओत्स ने पूरी तरीके से बताया हुआ था ताओवाद के बारे में, तो जो ताओ है उसके बारे में बता रहे हैं कि ताओ ऐसा नहीं कि ताओ सिर्फ मार के लिए यूज़ किया है। तो ताओ जो है वो आपका देवता का भी रूप है। ताओ जो है वो आपका एक शक्ति के रूप में भी प्रयोग किया गया और ताओ जो है वो आपका एक मार के रूप में भी प्रयोग किया गया है। तो जो ताओ तत्व है इनका, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो निराकार है, मतलब उसका कोई भी आकार नहीं है, वो पूर्ण रूप से निराकार है। और उसकी सत्ता, मतलब उसकी स्टार्टिंग जो मानते हैं ताओ तत्व की, वो स्वर्ग और पृथ्वी से पहले आ चुका है और सारी जगहों पे क्या है, सर्वव्याप्त है। सारी जगहों पे एक ताओ तत्व तो आपको देखने को मिलता है और ये जो है अनाश्वर है, मतलब कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। तो ताओ के इसी सिद्धांत पर चीनी प्राकृतिक दृश्य चित्रण की सृजनात्मक कल्पना, विषय वस्तु एवं व्याख्या आधारित है। तो जो भी चीज़ें इन्होंने, जो भी लैंडस्केप पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, जो भी चीज़ें वो क्रिएटिव पेंटिंग्स बनाते हैं या फिर जो इमेजिन करते हैं, वो सारे ही किस पे आधारित हैं, ताओ तत्व के सिद्धांत पर आधारित हैं और उन्हीं के विषय को लेकर, उन्हीं की व्याख्या को इन्होंने बताया हुआ है चीनी दृश्यों के द्वारा। तो ताओ दर्शन के प्रभाव से चीनी चित्रकार अपने वास्तविक स्वरूप को ज्ञात करने के लिए स्वयं को एक बार प्रकृति में पूर्णतः विलीन कर देता है। इससे वह उस सर्वव्यापी तत्व से तदाम्य में स्थापित करने में सफल होता है। तो देखो क्या कह रहे हैं कि जो ताओ दर्शन होता है उसमें, और चीनी जो चित्रकार होता है, ये चीनी चित्रकार उस ताओ दर्शन में खुद को इतना विलीन कर लेता है, खुद को इतना पूरी तरीके से ताओ तत्व में वो खो जाता है, तभी वो क्या करता है, प्रकृति के जो चीज़ें बनानी है उसको, उसके बारे में जान पाता है
जो कि सब जगह विद्यमान है। आपको बताया था अभी ताव तत्व, जब उन दोनों का, प्रकृति का और मनुष्य का और ताव का जब आपस में मिलन होगा तो क्या होगा, उन चीज़ों को वो अच्छे से बना पाएगा, उन चीज़ों को बनाने में वो अधिक सफल होगा। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो पर्वत तथा जल के अतिरिक्त प्राकृतिक दृश्य में वृक्ष का भी अंकन अवश्य होता है। चीनी चित्रकारों का सबसे अधिक प्रिय चीड़ का वृक्ष रहा। इसका सीधा तना, गांठदार ऐंठन युक्त शाखाएं बहुत सुंदर होती हैं। तो देखिए, इन्होंने जो चीज़ें लैंडस्केप में बनाई हैं उनमें क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, पर्वत बनाए हैं, जल बनाए हैं, पेड़ पौधे बनाए हैं, है ना, वृक्ष बनाए हैं। तो इन सब का भी जो है वो अंकन करते थे चीनी दृश्य चित्रण में अपने। और जो पेड़ पौधों का अंकन किया उसमें सबसे प्रिय कौन सा इनको वृक्ष था, तो वो चीड़ का वृक्ष था। क्यों था, क्योंकि वो चीड़ का जो वृक्ष होता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वो बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल सीधा जाता है। और उसके बाद जो उसकी शाखाएँ होती हैं वो कैसी होती हैं, ऐंठनदार होती हैं और उसमें छोटी छोटी गांठें पड़ी होती हैं। तो वो बहुत सुंदर लगता है देखने में, इसीलिए ये इनका प्रिय विषय रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो देखने में सुंदर लगता है इसलिए उनका प्रिय विषय रहा। जैसे आप लोगों को मैंने बांस चित्रण के बारे में पढ़ाया था, तो आप लोगों ने बांस चित्रण के बारे में देखा कि वो बांस को क्यों बनाते थे, क्योंकि वो उनकी शक्तियों का प्रतीक था कि बांस जो है वो कितनी भी तेज़ हवा का झोंका आ जाए तो तब भी वो बांस का जो पेड़ है वैसा का वैसा टिका रहता है, भले ही वो झुक जाता है लेकिन वो कभी भी टूटता नहीं है। तो यही उन्होंने अपनी मनोदशा को दर्शाया है उस बांस के पेड़ के जरिए। तो इसीलिए इनका चीड़ का बनाने का भी एक लक्ष्य होता था। यह ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति का प्रतीक है जो दुर्भाग्य था विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता। तो जो देखिए वही कह रहे हैं सेम जो मैंने अभी आपको बांस के पेड़ के बारे में बताया कि चीड़ का वृक्ष इसलिए बनाते थे क्योंकि ये किसका प्रतीक था, तो इनके लिए वो बुद्धिमान व्यक्तियों का प्रतीक था जो कि बहुत सारी अगर उसके खिलाफ परिस्थितियाँ आ जाए, उसके विपरीत उसके जो है बहुत मुश्किलों में पड़ जाए वो, तब भी जो है वो अडिग रहता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो। तो इसीलिए वो चीड़ को जो है बुद्धिमान व्यक्ति का प्रतीक मानते थे, इसीलिए वो चीड़ का अंकन प्रिय रूप से करते थे। इसी प्रकार बांस का वृक्ष भी संजनों का सज्जन मित्र माना जाता है, जो आंधी तूफान में झुक तो जाता है किंतु विपरीत परिस्थिति निकल जाने पर पुनः सीधा हो जाता है। देखिए सेम वही बात कह रहे हैं जो आपको पहले भी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो ये बांस का चित्रण करते हैं वो सच्चा मित्र माना है, बांस को शक्तिशाली माना है। ये मतलब कितनी भी आंधी तूफान आ जाए वो टूटेगा नहीं, झुक जाएगा और झुक के पुनः वो सीधा हो जाएगा, और झुक भी जाएगा लेकिन वो टूटेगा नहीं। तो इसीलिए बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में हम लोग क्या करते हैं, हमें अडिग रहना चाहिए, हमें अड़े रहना चाहिए उस पर और उसका सामना करना चाहिए। चीनी चित्रकार कुछ अन्य वृक्षों को भी बहुत प्रिय चित्रित करते रहे, जैसे बेर, सरपत, सिंदूर, सहतूत आदि। तो कुछ देखिए आपका चीड़ और बांस तो चित्रण करते ही थे, उसके साथ साथ उन्होंने और वृक्षों का अंकन भी किया। तो किस किस वृक्षों का अंकन किया है, तो जिसमें बेर है, सरपत है, सिंदूर को औग भी कहते हैं, और सहतूत आदि का अंकन इन्होंने किया है। और इसके साथ साथ प्राकृतिक दृश्य चित्रों में इन्होंने चट्टानें, फूल और झाड़ियाँ भी चित्रित की हैं। तो आगे देखते हैं क्या है इसमें। कभी कभी प्राकृतिक भयंकर रूपों को प्रस्तुत करने की दृष्टि से विशाल चट्टानों के मध्य के सकरे मार्ग झरने भी अंकित किए जाते हैं। तो जैसे इनको कोई लैंडस्केप में बहुत बड़ा रूप दिखाना है, मतलब प्रकृति का एक भयंकर रूप दिखाना है कि हाँ प्राकृतिक जितनी सुंदर है उतनी भयानक भी है, तो ये क्या करते थे, विशाल चट्टान बनाते थे और उनमें झरने बनाते थे, बहुत पतले से मार्ग में झरने भी बना देते थे। तो प्रकृति के रहस्यों को समझने तथा उसके सार तत्वों को जानने के लिए चीनी चित्रकार महीनों तथा वर्षों तक पर्वतीय क्षेत्रों में विचरण करते रहे। प्रकृति से आत्मिक साक्षात्कार होने के पश्चात उन्हें बनाने में देर नहीं लगती है। तो जैसे आप लोगों ने जब विंची पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में आपको लियोनार्डो दा विंची पढ़ाया था, तो वो क्या करता था, किसी भी चित्र को बनाने से पहले वो 2-2, 3-3 घंटे बस उसको देखता था। तो मतलब जब तक आप उसके भावों को समझ नहीं जाते, उसका क्या चीज़ों का कैसा टेक्सचर है ना, कैसे भाव है उसके, क्या चीज़ें हैं उसमें, तो तब तक आप उसको अपने कैनवस पे अच्छे से उतार नहीं सकते हो। तो यही चीनी दृश्य चित्रण के साथ भी हुआ कुछ। तो जो वहाँ के चित्रकार थे वो क्या करते थे, प्रकृति को समझने के लिए वो घूमते थे, प्रकृति को समझते थे, पर्वतीय क्षेत्रों में जाते थे। देन उसके बाद जब उनको लगता था कि हाँ मैं इन चीज़ों को समझ गया हूँ, तो ये नहीं कि वो वहाँ पे जो है ऑन द स्पॉट उसको बनाते थे। वो क्या करते थे, वहाँ से आते थे, देन
अपने घर पे आके उसको चित्रण करते थे। क्यों? क्योंकि वो तो पहले ही समझने के लिए जा चुके थे उनके भावों को। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे जो चित्रकार थे वो प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाते थे। आगे देखते हैं क्या है। तो पश्चिमी चित्रकारों की भांति वे उसके बार बार स्केच तथा अध्ययन चित्र नहीं बनाते। तो जैसे आपको बताया अभी कि जो पाश्चात्य का चित्रकार था, जो आप लोगों ने सेकेंड ईयर में जितने भी कलाकार पढ़े, वो क्या करता था, स्केच बनाता था, है ना, बार बार स्केच बनाने के बाद देन उसमें कलर फिल करता था। तो ये क्या करता है, जो चीन का आर्टिस्ट है वो ऐसे अध्ययन चित्र नहीं बनाता कि बार बार उसको बनाया और हटाया। आपको अभी बताया कि वो वहाँ से जाता था, ऑन द स्पॉट चित्र नहीं बनाता था, वो घर पे आके अपने चित्र करता था, क्योंकि वो उसके भावों को अच्छे से समझ लेता था। तो चीनी चित्रकार अपने प्राकृतिक दृश्यों को शीर्षक भी देते हैं। कुछ दृश्यों का निरंतर चित्रण भी हुआ है, तथापि चीनी प्राकृतिक दृश्य चित्र किसी विशेष स्थान के वास्तविक दृश्य नहीं होते थे। देखिए ये क्या करते थे कि कुछ जो प्राकृतिक दृश्य बनाते थे तो उनके कुछ कुछ टॉपिक भी दे देते थे दृश्य चित्रों के भी, और कुछ दृश्य चित्रों में निरंतर चित्रण हुआ है, मतलब इनका जो है पूरी सीरीज पेंटिंग भी की है इन्होंने। और इसके साथ साथ ये नहीं होता था कि किसी वास्तविक स्थान का ही चित्रण करना है। मैंने अभी बताया कि वो सारी जगहों पे घूमते थे, तो घर आके जब चित्रण करते थे तो ऐसा नहीं होता था कि पर्टिकुलर वही स्थान को बनाया है उसने। तो वे किसी स्थान के विवरणों के बजाय वे क्षेत्र के संपूर्ण प्रभाव पर अधिक ध्यान देते थे। द्विआयामी तथा रेखा प्रधान होने के कारण चीनी प्राकृतिक दृश्य चित्रण की कुछ अपनी तकनीकी विशेषताएं भी रही हैं। तो देखिए ये क्या करते थे कि ये नहीं कि किसी स्थान पर अगर ज़्यादा फोकस करना है तो उसके ही डिटेलिंग में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो मतलब वो पूरे चित्र पे, पूरे जो कैनवस पे संयोजन करते थे, कंपोज करते थे, उन सारी चीज़ों पे वो ध्यान देते थे। और ये जो 2D पेंटिंग्स बनाते थे उसमें रेखा प्रधान होने के साथ साथ इनका प्राकृतिक दृश्य चित्रण की अपनी खुद की कुछ विशेषताएं थी। तो ये आपका चीनी दृश्य चित्रण कुछ इस प्रकार आपका इंट्रो था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये टॉपिक आपका ख़त्म करूँगी। अब इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझसे जूम मीटिंग पर डिस्कस करें। धन्यवाद।